हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों, इससे जो पहली प्रीवियस वीडियो थी हमारी हिस्ट्री के ऊपर, वो थी हमारी बादामी वातापी के चालुक्य। उसका जो अंतिम राजा था कीर्तिवर्मन सेकंड, उसकी हत्या उसके दरबार में जो एक सामंत था दंती दुर्गा उसने करी, और उसका वध करने के बाद उस दंती दुर्गा ने एक नए वंश को स्थापित किया इतिहास में। उस वंश का नाम था राष्ट्रकूट वंश, और उसी के ऊपर आज की हमारी वीडियो है। तो चलिए आज की अपनी वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो हमारा टॉपिक है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश में जो हमारे राष्ट्रकूट थे वो बादामी के चालुक्य, जो इससे प्रीवियस वाली वीडियो जो इनसे पहले वाले वंश था उनके सामंत थे। सामंत एक तरीके के जमींदार लोग होते हैं जो राजा को समय समय पर विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराते हैं, उन्हें सामंत बोला जाता था। तो इसके संस्थापक का नाम है दंती दुर्गा। जैसा कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बता दिया है और रिकॉल भी करा दिया है कि दंती दुर्गा ने बादामी के चालुक्य का जो लास्ट शासक था कीर्तिवर्मन द्वितीय या सेकंड, उसका वध करके अपना राष्ट्रकूट वंश स्थापित किया था। तो संस्थापक है दंती दुर्गा। और राष्ट्रकूट वंश जो हैं वो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं, जैन धर्म को मानने वाला ये वंश है। इसके पहले में जो मैंने आपको अपनी इतिहास की टेबल समझाई थी उसमें आपको एक बार रिकॉल करा देता हूँ। जब राष्ट्रकूट वंश हमारा मध्य भारत में चल रहा था तो उत्तर भारत में हमारा गुर्जर प्रतिहार चल रहे थे, और उसी के साथ बंगाल और बिहार में एक पाल वंश चल रहा था, और हमारा जो दक्षिण में कांचीपुरम के पल्लव चल रहे थे, जिन्हें रिप्लेस करके बाद में चोल राजा आ जाते हैं। तो इसके संस्थापक हुए राष्ट्रकूट वंश के दंती दुर्गा। राजधानी इन्होंने जो बनाई थी वो अपनी मान्यखेत बनाई थी। राजभाषा इनकी थी कन्नड़। दंती दुर्गा समकालीन राजवंश प्रतिहारों से मालवा को जीता। मतलब कि जो उस समय जो इनके समकालीन जो प्रतिहार वंश जो चल रहा था, गुर्जर प्रतिहार वंश जो चल रहा था, उनसे इन्होंने क्या, दंती दुर्गा ने क्या करा कि मालवा को जीता, और जीतने के बाद अपने वंश के राज्य को बढ़ाया आगे। कि मालवा जीतने के उपलक्ष्य में इन्होंने एक दान महोत्सव किया जिसका नाम था हिरण्यगर्भ। क्या नाम था? हिरण्यगर्भ। और वो कहाँ पर कराया? उज्जैन में कराया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि एक दान महोत्सव हिरण्यगर्भ किसने कराया और किसके काल में हुआ और किस उपलक्ष्य में कराया था। तो दंती दुर्गा ने जो प्रतिहार वंश के राजा थे उनसे मालवा जीता था। उस मालवा जीतने के उपलक्ष्य में ये दान महोत्सव कराया, और कहाँ कराया था? उज्जैन में कराया था। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दंती दुर्गा से, इनके संस्थापक से रिलेटेड, जो एग्जाम में बार बार आते रहते हैं। अगला जो हमारा इसका राष्ट्रकूट वंश का जो नेक्स्ट शासक है वो है कृष्ण फर्स्ट। ये दंती दुर्गा का चाचा होता है जो दंती दुर्गा के बाद गद्दी पर बैठता है। इसने क्या करा? इसने जो करा था, बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व पूर्णतः नष्ट। जो दंती दुर्गा के जब शासक बना था तो बादामी के चालुक्यों का पूरी तरीके से समाप्त नहीं हो पाए थे। बादामी के चालुक्यों का थोड़ा बहुत वर्चस्व था उस समय, लेकिन जब कृष्ण प्रथम गद्दी पर बैठा तो उसने बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व पूर्णतः समाप्त कर दिया। अगला जो वेंगी के चालुक्य थे और मैसूर के गंगों का आधिपत्य स्वीकार करने हेतु बाध्य किया था। इसने क्या करा? जो मैंने आपको बताया था कि चालुक्यों की शाखाएं थी, एक हमारी जो मुख्य शाखा थी वो बादामी के चालुक्य की थी, एक जो पूर्वी चालुक्य कहलाते थे वो वेंगी के चालुक्य, और एक पश्चिमी वाले कहलाते थे जो कल्याणी के चालुक्य कहलाते थे। तो वेंगी वाले चालुक्यों को, और एक मैसूर में एक गंग वंश चल रहा था, उन वंशों को अपना आधिपत्य मतलब कि अपनी शासन व्यवस्था स्वीकार करने के लिए इसने बाध्य किया था। एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इसने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम को देखते हुए कि
एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो वो कृष्ण प्रथम हैं, जो राष्ट्रकूट वंश के द्वितीय शासक रहे हैं, उसने कराया था। आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे जो राजा आते हैं वो ध्रुव आते हैं। ये गोविंद सेकंड जो एक शासक थे उनके पुत्र थे। गोविंद सेकंड उनका पुत्र था। इसने क्या करा, सभी राजाओं में अब तक राष्ट्रकूट वंश के जो राजा चल रहे थे उन्होंने अपने शासन व्यवस्था को, अपने राज्य को दक्षिण में बढ़ाने का प्रयास करा था। लेकिन ये पहले राजा थे जिन्होंने अपने आधिपत्य को, अपने शासन को, अपने राज्य को उत्तर में बढ़ाने का प्रयास करा। तो उत्तर में आधिपत्य स्थापित हेतु अभियान चलाए इन्होंने। सबसे मेन चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इन्होंने त्रिपक्षीय संग्राम, कौन सा संग्राम? त्रिपक्षीय संग्राम। आपको अगर मेरी वीडियो आपने देखी होंगी, जो इतिहास की टेबल वाली वीडियो थी, मैंने उसमें इस बात को बताया है कि गुर्जर प्रतिहारों के बीच में, राष्ट्रकूटों के बीच में और पाल वंश के बीच में एक त्रिपक्षीय संग्राम होता है। कन्नौज को लेकर, कन्नौज को जीतने के लिए एक त्रिपक्षीय संग्राम होता है। उस वाले संग्राम में राष्ट्रकूट वंश की तरफ से ध्रुव जो शासक था उसने हिस्सा लिया था और उसने जो प्रतिहार वंश थे उसका शासक वत्सराज को हराया और पाल शासक धर्मपाल को हराया था। जो वत्सराज जो प्रतिहार शासक था उसको कहाँ हराया था? झांसी में। और जो पाल वंश का जो शासक था धर्मपाल, उसको कहाँ हराया था? गंगा और यमुना के दोआब पर। क्योंकि आपको पता है जो प्रतिहार वंश था वो हमारा उत्तर की तरफ था, झांसी इधर जहाँ पर उत्तर प्रदेश के आसपास वाला इलाका, और धर्मपाल जो पाल वंश चल रहा था वो बंगाल और बिहार वाला क्षेत्र था, जहाँ पर उसने गंगा और यमुना के दोआब पर, जहाँ पर गंगा यमुना दोनों मिलती हैं, वहाँ पर इसको हराया था। तो त्रिपक्षीय संग्राम में हिस्सा लेने वाला कौन सा शासक है? वो ध्रुव है। जब इसने त्रिपक्षीय संग्राम में प्रतिहार शासक को और पाल शासक दोनों को हरा लिया और अपने सफल अभियान चला लिया, तो इसने अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह बनाया, गंगा व यमुना को अपने राज्य का प्रतीक चिन्ह बना लिया। तो दोस्तों ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के। एक तो त्रिपक्षीय संग्राम में हिस्सा लेने वाला राष्ट्रकूट वंश का कौन सा शासक था? वो ध्रुव था। उसने कौन कौन से राजाओं को हराया? प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज को हराया और पाल वंश का राजा धर्मपाल को हराया। और जब इसने इन दोनों को हरा लिया, जो सफल अभियान कर लिया, उसके बाद अपना कौन सा प्रतीक चिन्ह, अपने राज्य का कौन सा प्रतीक चिन्ह बनाया? वो गंगा व यमुना को बनाया था। आगे चलते हैं। गोविंद थर्ड, ये जो ध्रुव है उसका पुत्र है। इसने क्या करा? इसने जैसा पिता ने करा था कि उत्तर में अपना शासन व्यवस्था, अपना राज्य को बढ़ाने का अभियान चलाया था, उसी को आगे इसने बढ़ाया। इसने भी उत्तर में हिमालय तक अपना सैनिक अभियान चलाया था। और इस बात का पता कहाँ से चलता है? एक संजन ताम्रपत्र है। कौन सा ताम्रपत्र? संजन ताम्रपत्र। उसके अनुसार पता चलता है कि इसने उत्तर में हिमालय तक अपना सैनिक अभियान चलाया था। आगे जब उत्तर में इसने अपना सैनिक अभियान चलाया तो मालवा, कौशल और कलिंग राजाओं को हराया था अपना अभियान चलाने के लिए। इसने भी पाल शासक धर्मपाल और गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को पराजित किया था। तो दोस्तों ये कुछ राष्ट्रकूट वंश के आपके अभी एक जो इम्पोर्टेंट हैं, वो एक अमोघ वर्ष के नाम से एक राजा और हैं, उसको मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले इसे रफ करने के बाद जितना भी एग्ज़ाम को लेकर राष्ट्रकूट वंश से रिलेटेड जितना भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं वो इसी के ऊपर आते हैं। आपको इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए इसे रफ करते हैं और अपना जो नेक्स्ट शासक है उसको पढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा है शासक, वो है अमोघ वर्ष। इसके दरबार के जो राजकवि थे उनका नाम था कविराज। उन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी कविराज मार्ग, और कौन सी भाषा में? मैंने आपको पहले ही बता दिया है, राष्ट्रकूट वंश की जो राजभाषा थी वो थी कन्नड़ में। तो कन्नड़ में अपनी एक पुस्तक लिखी जो कविराज मार्ग के नाम से थी।
इनके दरबार के जो विद्वान थे उनका नाम था महावीराचार्य। क्या नाम था दोस्तों? महावीराचार्य। उन्होंने भी अपनी एक रचना करी है जिसका नाम है गणित सार संग्रह। तो आपको ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के नज़रिए से कि किसने कौन सी रचना करी है, कौन सी पुस्तक लिखी है, काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर आ जाता है। अमोघ वर्ष के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक है जिसका नाम है अमोघ वृत्ति, और लिखी किसने है? शाक्तयायण ने। किसने लिखी है? शाक्तयायण ने। तो ये 2-3 पॉइंट आपके अमोघ वर्ष के ऊपर, एक तो कविराज मार्ग पुस्तक, एक गणित सार संग्रह और एक अमोघ वृत्ति, ये एग्ज़ाम के अंदर पूछ ली जाती हैं कि गणित सार संग्रह पुस्तक या रचना किसने करी है? तो महावीराचार्य ने करी है। या गणित सार संग्रह रचना किसके शासनकाल में हुई है? तो अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट वंश का सबसे सफल शासक रहा है उसके शासनकाल में हुई है। जो वैसर शैली, जो वातापी के चालुक्यों ने वैसर शैली, जो मंदिर निर्माण के लिए वैसर शैली स्टार्ट करी थी, उसे ये उसके चरम, मतलब कि बिल्कुल चरम सीमा पर, उसका उत्कृष्ट सीमा पर ले गया था अमोघ वर्ष। एक इसके ऊपर जो एलोरा की गुफाएं हैं, जो टोटल कितनी गुफाएं हैं एलोरा में? 34 गुफाएं हैं जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पड़ती हैं। उस पर देख लीजिए, क्वेश्चन आ जाते हैं कि टोटल 34 गुफाओं में से जो 1 नंबर से लेकर 12 नंबर तक की गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं, टोटल 12 गुफाएं। फिर 13 नंबर गुफा से लेकर 29 नंबर गुफा तक जो टोटल 17 गुफा बैठती हैं वो हिंदू धर्म से रिलेटेड हैं। और जो 30 नंबर से लेकर 34 नंबर तक जो गुफाएं हैं टोटल 5, वो जैन धर्म से हैं। तो क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो 13 नंबर या 15 नंबर की गुफा किस धर्म से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए 1 से 12 बौद्ध धर्म, 13 से 29 हिंदू धर्म और 30 से 34 जैन धर्म। क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, या टोटल पूछ लेता है कि एलोरा की कितनी गुफाएं हैं टोटल? तो वो हैं 34। कहाँ पर हैं? महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद अमोघ वर्ष के बाद जो एक और शासक आया है उसका नाम है कृष्ण तृतीय। उसमें सिर्फ आपको एक क्वेश्चन याद रखने की, एक पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जब इसका शासनकाल आ चुका था, जब तक दक्षिण में चोल शासक आ चुके थे जो कांचीपुरम के पल्लवों को रिप्लेस करके। तो चोल शासक था एक परातुंग फर्स्ट। क्या नाम है उसका दोस्तों? परातुंग फर्स्ट। उसके साथ एक इसका युद्ध हुआ था, उसको बोलते हैं तक्कोलम का युद्ध। क्या बोलते हैं? तक्कोलम का युद्ध। उस युद्ध को जीतने के बाद कृष्ण तृतीय ने उस युद्ध को जीता था और जीतने पर तंजौर पर अपना कब्जा कर लिया था। जो चोल शासकों की राजधानी हुआ करती थी उसको तंजौर को जीता, और तंजौर को जीतने के बाद तेजियो कोंड की उपाधि धारण करी। किसकी? तेजियो कोंड की उपाधि। तो सिर्फ इसका एक ही पॉइंट आपको, एक तो तक्कोलम का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था? तो परातुंग फर्स्ट और कृष्ण तृतीय, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय और चोल शासक परातुंग फर्स्ट के बीच में हुआ था तक्कोलम का युद्ध। और उस युद्ध में इस जीतने के बाद कृष्ण तृतीय ने कौन सी उपाधि धारण करी? तो तेजियो कोंड की उपाधि धारण करी थी। तो दोस्तों ये हमारा राष्ट्रकूट वंश यही ख़त्म होता है। जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्ज़ाम क्वेश्चन, वो मैंने सारे अपने पॉइंट्सों में कवर कर लिए है। आगे अगर कुछ पॉइंट्स है जो कुछ बचे होंगे कि वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, अगर मुझे ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो मैं अलग से एक क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड जैसा मैं डाल देता हूँ वीडियो, वो मैं आपको बनाकर आपके सामने प्रस्तुत कर दूँगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी वीडियोस को बार बार देख रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे सपोर्ट कर रहे होंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।